गाथा। जय केदार। धराधरेंद्र नंदिनी विलास। क्या ये धर्म की राजनीति का नया अवतार है? से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबर। क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से अजेय हो जाएंगे मोदी? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जी हां, नमस्कार। देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रहित राकेश टंडन। पीएम मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। 4 सालों में पीएम की ये 5वीं केदारनाथ यात्रा थी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम ने 4 बार बाबा केदार के दर्शन किए, तो दूसरे कार्यकाल में ये पहला केदारनाथ दौरा था। इस दौरान पीएम ने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान पीएम ने केदारनाथ से काशी और अयोध्या से सारनाथ तक इस सनातन परंपरा को ही करीने से सजोने का जिक्र भी किया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले दुनिया अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की गवाह बनी। धर्म और राजनीति को पीएम मोदी जिस एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं, वो मोदी युग में सनातन परंपरा की गौरव गाथा बयान कर रही है। केदारधाम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जयकारा क्या धर्म की राजनीति का नया अवतार है और क्या इससे अजय नहीं हो जाएंगे मोदी? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है
समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, इसके मायने क्या है? क्या ये नए हिंदूवादी परंपराओं की एक नई परिभाषा है? क्या ये आने वाली राजनीति को बदल कर रख देगी? इसको समझने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ नेहा जोशी होंगी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही साथ मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं उत्तराखंड से। विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज के। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक नया, आप कह सकते हैं, अध्याय शुरू हो रहा है। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो केदारनाथ हो। अब क्या माना जाए कि बार बार जो लोग कहते थे रिलीजन के नाम पर, हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, अब उसको संस्कृति से जोड़ दिया गया है और जो माला पिरोया गया है वो बिल्कुल अभेद माला है क्या? अरविंद जी। देखिए, धर्म और राजनीति का मेल कोई हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में राजनीति, सेक्युलर जो पॉलिटिक्स जो लोग कहते हैं, हमारे यहाँ सेक्युलर पॉलिटिक्स भी नहीं है। हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समभाव का है। असल में धर्मनिरपेक्षता उसका सब जो भी हो, लेकिन वो सर्वधर्म समभाव का है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण महात्मा गांधी ही हैं, राष्ट्रपिता हमारे, तो जो अपने को आखिरी समय तक राम बोल के ही मरे हैं। कोई ये पहली दफे नहीं है। मोदी के तत्व जो हैं या मोदी की पॉलिटिक्स के तत्व जो हैं वो डिफरेंट हैं, और वो डिफरेंस एक अपने आप में नई चीज है जरूर, वो गांधी की चीज नहीं है। और जो हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव वाली पॉलिटिक्स है वो चीज नहीं है। उन्होंने आज भी जो कुछ कहा उसमें सर्वधर्म समभाव नहीं है, उसमें हिंदुत्व की बात थी, उसमें बुद्ध सर्किल की बात थी, लेकिन उसमें दो तीन चीजें और जुड़ी हुई थी जिनका जिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये लगेगा कि ये कोई बहुत ही अद्भुत चीज बन के आया। एक चीज तो पर्यटन है, तो ये सिर्फ वहाँ मंदिर या शंकराचार्य की मूर्ति या उनकी समाधि का उद्घाटन नहीं था, या राम मंदिर बनना अपने आप में कोई एक राम का प्रतीक नहीं है। पर्यटन का सवाल उन्होंने उसके साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि 100 साल में जितने पर्यटक यहाँ नहीं आए थे केदारनाथ, उतने 10 साल में आएंगे। दिल्ली से देहरादून हाईवे बन रहा है, फिर क्या क्या सड़कें बनेंगी इसका जिक्र। 5 प्रोजेक्ट आज ही उन्होंने इसके साथ ही 5 प्रोजेक्ट उसका उद्घाटन किया। और पिछले समय की भी बात अगर आप याद रखिए, इसी जगह का मुझे याद है, पिछली यात्रा उनकी थी 5 वर्ष पहले, ये 5वीं यात्रा है। पिछली 5 साल पहले वो 2 दफे आए थे, तो उन्होंने डबल इंजन की सरकार कही। आज भी डबल इंजन की बात वो या धामी जी की तारीफ वो करते रहे कि धामी किस किस्म से काम कर रहे हैं और हम दोनों मिलकर किस किस्म का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें फिर ये भी याद आया मुझे उसी समय कि धामी तीसरे मुख्यमंत्री हैं और किसी और ने फेल नहीं किया इसको, नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं फेल किया। तो एक ही इंजन की सरकार चल रही है और जो भी कुछ करते हैं मोदी जी, उस मोदी जी के करने में एक लंबी योजना दिखाई देती है। ठीक है सर। और जिस भाव से वो बोल रहे थे आज वहाँ शंकराचार्य के बारे में, उपनिषद के बारे में, देखा वो बैठे शंकराचार्य जी के बारे में बोला, श्लोक भी पढ़े, जोड़ा भी वही, और उन्होंने कहा कि आज जब मैं नहीं पॉलिटिक्स में कोई बोल सकता है। हाँ, आज की पॉलिटिक्स में उस तरह से श्लोक बोलना, उस किस्म से दर्शन की बात करना, उस समय से ज्ञान की परंपरा की बात, अपने आप में मुझे लगता है कि कोई कर्म और भक्ति छोड़ के ज्ञान की परंपरा की बात नहीं करेगा। तो उस हिसाब से मोदी जी ही एक इंजन है जो चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके बोलने में सिर्फ सांस्कृतिक वाला तत्व नहीं है। ठीक है। नेहा जोशी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। नेहा जी, ये एक नए तरीके का मॉडर्न हिंदुत्व अगर कहा जाए, जिसमें थोड़ा विकास भी है, थोड़ा टूरिज्म भी है, थोड़ा वोट बैंक भी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है और मिलाकर है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज बताया, चाहे वो अयोध्या की बात करी हो, केदारनाथ की बात करी हो, सौंदर्यीकरण की बात करी हो, आस्था की बात करी हो, शंकराचार्य की मूर्ति जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने इसको बनवाया, और कहा कि जब मैं नहीं आ पाया था तो टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रोन से नजर रख रहा था कि विकास कार्य कैसे चल रहा है, और उसके बाद बाहर आके बाकायदा जनता को संबोधित भी किया। हालांकि विपक्ष ने इस पे कई सवाल उठाए, कहा साहब वो धर्म का मामला था, वहां तो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, आपने उसको राजनीतिक मंच बना दिया।
तो क्या एक नया मिश्रण, एक नई आप कह सकते हैं परिभाषा हिंदुत्व के आगे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने दी है देशवासियों को, जिसमें संस्कार भी हैं, आपकी अपनी मान्यताएं भी हैं, थोड़ा सा आप कहिए विकास भी है, टूरिज्म भी है, सब कुछ है, एक नई परिभाषा के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है? धन्यवाद, सभी को नमस्कार। देखिए, आपका कहना जो इसमें है कि एक नई तरीके का हिंदुत्व है, मेरा सोचना इसमें थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि यही ओरिजिनल हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदुत्व के कोर में इंक्लूजन है, समरसता है, हिंदुत्व के कोर में विकास है, सर्वधर्म संभाव है। हाँ। तो आज मोदी जी ने जितने भी पक्षों को टच किया वो एक्चुअली में हिंदुत्व का कोर है, जिसको हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो केवल चुनाव के समय में जिन्हें हिंदुत्व याद आता है, उसको कभी समझ ही नहीं पाई हैं। आज मोदी जी ने जिन भी बिंदुओं पर टच किया, केदारनाथ धाम एक उत्तराखंडी होने के नाते एक विशेष आस्था का केंद्र हमारे लिए है, लेकिन एक विश्व के लिए भी एक आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम माना जाता है। और 2013 की आपदा से पहले अगर आप कभी केदारनाथ जी आए हो और आज अगर वहां देखें तो आपको पीएम मोदी का जो एक विजन है, हमारे जो आध्यात्मिक स्थान है उनके लिए, वो क्लियर विजन एक दिखाई देता है। विजन दिखाई देता है कि जो एक कल्पना शंकराचार्य जी ने करी थी जब इन स्थानों का निर्माण हुआ था, जब स्थापना हुई थी, तो बीच में केवल राजनीति के चलते हैज़ार्ड डेवलपमेंट जो हुआ था, जिससे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा, उन सारे एस्पेक्ट्स को आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में टच किया। तो कई लोगों को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है, लेकिन एक उत्तराखंडी होने के नाते आज मुझे जो दिखाई दे रहा है वो उत्तराखंड के लिए क्लियर विजन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा आने वाला जो दशक होगा वो आपने कहा कि आप एज उत्तराखंड आपको लगता है कि ये विजन जो है ये विकास का है, टूरिज्म का है, आगे बढ़ने का। ठीक है, वैलिड पॉइंट लिया आपका। विजय राठी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विजय राठी जी, आपने सुना होगा नेहा जोशी को, नेहा खुद उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं। उन्होंने कहा कि आप नई परिभाषा देख लीजिए हिंदुत्व की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देख लीजिए, कहा उत्तराखंड के नाते मुझे विकास का मॉडल दिखाई पड़ता है, टूरिज्म दिखाई पड़ता है, कितनी जल्दी वापस केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ पूरे एरिया का वो दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री ने जो खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उस काम को देखा, उन्होंने कहा साहब ड्रोन से मैं देखता था कि विकास का कार्य कितनी तेज चल रहा है, मैं उसको देखता हूं। और साथ ही साथ काशी, अयोध्या, जो आपकी संस्कृति थी, परंपरा थी, उसको वापस वहीं पर ले जाना है, ये एक मिशन है। इसमें वोट बैंक आपको कहां दिखता है? राठी जी। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरे देशवासियों को, जितने करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत शुभकामनाएं आपको भी राठी जी। जी धन्यवाद। दूसरी बात है, देखिए, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं वो, तो उन्हें तो अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है, पार्टी का बचाव करना है, पार्टी का बचाव करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक नैतिकता उसके एक आधार हो उसका। ये जब बात करते हैं प्राचीन सभ्यता की, आप बताइए प्राचीन सभ्यता क्या यही कहती थी जो हमारी धरोहर है उसका सर्किट जोड़? क्या प्राचीन सभ्यता ये नहीं कहती थी कि झूठ बोलना? क्या प्राचीन सभ्यता ये नहीं कहती थी कि अपने कार्यकाल में हिंदुस्तान सबसे बड़ा बेरोजगारों का देश गया? क्या प्राचीन सभ्यता ये कहती थी कि आप बना 49% कर्ज आपने बढ़ा दिया? क्या ये सभ्यता बोलती? किसान जो आत्महत्या करते हैं 2016 से उसका डेटा नहीं आया। क्या प्राचीन सभ्यता हमारी ऐसा अलाउ करती थी कि अगर कोई मर रहा है तो आप उसके बारे में बात ना करें? देखिए, समझदार को इशारा, विपक्षी जब सवाल उठाते तो सवाल का आधार होता। अगर मैं अपनी आप बुनियादी चीजों की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए राकेश जी, अगर मैं सवाल उठा रहा हूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता, बिल्कुल उठा सकते हैं आप, आपका राइट है। विपक्ष में रह के अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? नहीं, इससे अलग हटके हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जो सवाल, मैं शिक्षक हूं, जो सवाल मुझे दिखाई दे रहा है आज कि जो रोजगारी 45 वर्षों के जो हंगर इंडेक्स में भारत और पीछे जा रहा, तो क्या ये बुनियादी सवाल नहीं है? देखिए, आस्था एक ऐसी चीज है जिसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, नेहा जी कुछ कहना चाह रही है। एक मिनट राठी साहब, एक मिनट, क्योंकि आपने बहुत बुनियादी सवाल, एक मिनट राठी साहब, आपने क्योंकि बुनियादी सवाल उठाए हैं और आपने कहा है कि आप एक तरफ ये भक्ति देख रहे हैं, दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की आप बात करेंगे, किसान की आप बात करेंगे, कोविड टाइम की आप बात करेंगे। 5 पॉइंट चाहिए। नेहा जी, आप बोल सकती हैं। देखिए, सबसे
पहली बात की मुझे अच्छा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मेरे साथी हैं, कम से कम उन्होंने मोदी जी का जो आज का विजिट था उसको राजनीतिककरण करने की कोशिश नहीं की है। अच्छी पहल है और अच्छा लग रहा है ये देख के। उन्होंने जो सवाल पूछे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल प्राइस की बात हो, ये सारी चीजों पर मैं बिंदुवार जवाब दे सकती हूँ। लेकिन मुद्दा ये है कि सिर्फ सिलेक्टिवली आंकड़े उठाकर, अभी उन्होंने हंगर इंडेक्स की बात करी। आप तो जर्नलिस्ट हैं और मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। हंगर इंडेक्स की वो जो रिपोर्ट है वो एक छोटे से सैंपल पर फोन पर बनाई हुई रिपोर्ट है, तो उसको सरकार खारिज कर चुकी है। मैं देखिए, मैं नेहा जी, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता है, माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी से। आ रहा हूं मथुरा जी आपके पास आऊंगा, नेहा जी के पास। नेहा जी, मैं हंगर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको एक बड़े पिक्चर में अगर देखिए तो विपक्ष का कहना है कि साहब चाहे वो कोविड का समय हो, पेट्रोल डीजल के प्राइस हो, नौकरियों की बात हो, व्यापार की बात हो, एक तरफ तो ये इश्यूज है और एक तरफ अयोध्या में बिल्कुल झगमग लाइट चल रही है, केदारनाथ मंदिर सजा हुआ है, काशी की बात हो रही है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप दो इश्यूज एक साथ नहीं हो सकते। विपक्ष को दिक्कत यह है कि वो जो इश्यूज है वो इश्यूज इस जगमग रोशनी में, बढ़िया सजावट में गुम हो जा रहे हैं। ये विपक्ष कह रहा है कि साहब ये मुद्दे हमारे, हम ये नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? अब देखिए, इसी में मैं कहना चाहूंगी कि इसको क्या कहेंगे कि विपक्ष आज तक ये ही नहीं समझ पाया कि हमारे जो त्योहार हैं, जो हिंदुओं के त्योहार हैं, वो हमारी आर्थिकी से भी जुड़े हुए हैं। अगर अयोध्या में जितने भी लाख दियों का अगर प्रज्वलन होता है दीपावली को, देव दीपावली मनाई जाती है, तो वो जो दिए हैं वो जो हमारे कुम्हारों ने बनाए हैं। ठीक है, लोकल को लोकल। आपके पास साहब जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति और परंपरा बीजेपी आगे लेकर जारी, ठीक है, वैलिड। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ हैं, आ रहा हूं, राठी जी एक मिनट, मथुरा जी को एक बार जोड़ लूं। मथुरा जी, आज केदारनाथ की तस्वीरें भी हमने देखी, प्रधानमंत्री का जो एक संदेश था वो भी हमने सुना और कितनी जल्दी तैयार हुआ वो भी देखा, और हरीश रावत जी को भी सुना। उन्होंने कहा कि साहब उस प्रांगण का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया है। तो सवाल बीजेपी कह रही है कि जो संस्कृति और परंपरा है हम तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको जिंदा रख रहे हैं, गुम नहीं होने दे रहे हैं। इस पर विपक्ष परेशान क्यों है? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी के आने से विपक्ष कहीं परेशान नहीं है, हम कोई परेशान नहीं है। आए प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र है, लेकिन हमने कहा कि उनकी राजनीति न करें आके ना। आप केदारनाथ आए हैं तो आप दर्शन करिए, आप जाइए, आइए, अपना काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कहा कि 400 करोड़ रुपए की योजनाएं का लोकार्पण किया। मुझे अगर आप पर लिस्ट है वो 400 करोड़ की योजनाओं को पढ़ दीजिएगा, क्योंकि मेरे पे तो लिस्ट आई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, मुझे आप पढ़ दीजिए। उसके बाद केदारनाथ में आपने किया क्या? बाबा आप 5 साल से आ रहे हैं, मोदी बाबा 5 साल से लगातार आ रहे हैं, आप बता दो ना ये काम हमने कर दिया है तो हम उसका स्वागत करेंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप आए, आप सबसे बड़ा उल्लंघन तो ये किया। आप 2-3 चीजें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल एक्ट पढ़ लीजिए, जो मंदिर समिति है उसका एक्ट 1939 का, उसको पढ़ लीजिए। उसमें भी कहीं प्रावधान नहीं है कि गर्भगृह से सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा, ये कहीं नहीं है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जो नया देवस्थानम बोर्ड बना है, इनका अभी बना है, इसका विरोध हो रहा है, लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसके एक्ट में कहीं लिखा है कि उसका लाइव प्रसारण होगा, और साफ लिखा है कि मंदिरों में जो हमारे 4 धाम है वहां की पूजा का सीधा लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। आपको कहना है कि ठीक है सर, ठीक है। मतलब जी एक मिनट दीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना सर। मथुरा जी, आपने ठीक है एक पॉइंट उठाया कि भाई जो धाम है वहां गर्भगृह से आप लाइव प्रसारण नहीं कर सकते, और यही कांग्रेस करी। ठीक है, राठी जी आपके पास भी आएंगे, नेहा जी आप भी रिस्पॉन्ड करिएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, आप चारों मेहमान हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, और समझेंगे कि आज की राजनीति क्या बदल गई है, क्या वो स्थान जिससे लोगों की आस्था है अब वहीं से राजनीति होगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। हमारे साथ नेहा जोशी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, मथुरा दत्त जोशी जी हैं, पवन सिन्हा जी हमसे जुड़ेंगे, अरविंद मोहर जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर, साथ ही साथ विजय राठी जी मौजूद है। राठी जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। क्योंकि ब्रेक पर गया था, बात मथुरा दत्त जोशी जी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके बाद नेहा जी से जवाब लूंगा, राठी तब आऊंगा। मथुरा दत्त जोशी जी, आपने मूलभूत दो सवाल उठाए। एक, आपने कहा कि जो पूजा अर्चना गर्भगृह में हो रही थी उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए था, और मंदिर प्रांगण से जो एक किस्म का राष्ट्र के नाम संदेश था, जो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग को संबोधित किया, उससे आप सहमत नहीं है। दो पॉइंट है मथुरा जी आपके। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात कहने का आदी हूँ, मैं कोई लाल लपेट किसी बात में नहीं करता हूँ। मैंने आपको उदाहरण देके कहा कि चाहे जो पुराना मंदिर समिति का एक्ट है 1939 का, उसमें भी प्रावधान है कि चारों धामों की जो लाइव प्रसारण है, सीधा प्रसारण है पूजा का, वो नहीं किया जाएगा। इस साफ अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने नया एक एक्ट बनाया, देवस्थानम बोर्ड, उसकी आप 15 जुलाई का एक्ट उसको देख लीजिएगा। एक्ट में भी है, मीटिंग में भी है, क्योंकि पुजारी जो पंडा पुरोहित हड़ताल में है, कल मुख्यमंत्री का भी घेराव हुआ, परसों पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए, वो नहीं चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड बने। ठीक है, कोई ठीक बोर्ड है, न बने। ठीक है मथुरा जी, ठीक है। नेहा जी, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आऊंगा पवन जी आपके पास भी। नेहा जी, दो बुनियादी सवाल हैं और मथुरा जी ने उठाए हैं, मुझे लगता है नेहा जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी, सबसे पहले तो आदरणीय जोशी जी ने एक लिस्ट की बात करी कि 300 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लोकार्पण किया, क्या है वो। तो मुझे लगता है ये इस विषय पे बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए। मैं लिस्ट उनको बिल्कुल शाम को ही प्रेषित कर दूंगी, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको भिजवाऊंगी। लेकिन अगर आदरणीय जोशी जी, मुझे पता नहीं पिछले कुछ सालों में कितनी बार केदारनाथ धाम गए हैं, लेकिन 2013 से पहले और उसके बाद आज अगर आप केदारनाथ धाम जाते हैं तो आपको एक स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाई देता है। नहीं, दिखाई नेहा जी, बदलाव, नेहा जी लाइव कवरेज, मैं आ रही हूँ, हाँ उस पर आ जाइए जरा, क्योंकि वही मूलभूत सवाल है जो कांग्रेस और मथुरा दत्त जोशी जी ने उठाया है। प्रांगण से क्या केदारनाथ के प्रांगण से तो जायज है। जोशी जी, मैंने आपकी बात को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था, थोड़ा सा देश का एक एटिकेट बनाए रखते तो अच्छा रहेगा, एक दूसरे के ऊपर बात करना ठीक नहीं लगता। जोशी जी, मुझे पूरा समय आपको दिया जाएगा, मुझे विश्वास है कि जी। तो अब नहीं, सवाल आपने पूछ लिया था, मुझे जवाब देने। मथुरा जी एक बार जवाब, मथुरा जी एक बार जवाब ले ले। आपने जो सवाल उठाया है, मथुरा दत्त जोशी जी जो सवाल उठाया, आ रहा हूं राठी जी आपके पास आ रहा हूं। मथुरा जी जो आपने सवाल उठाया है, नेहा जी संक्षेप में, क्योंकि आचार्य जी भी हैं, विजय जी भी है, वहां भी जाना है। हाँ, आप जवाब दीजिए जी। अब विपक्ष में है तो सवाल उठाना लाजमी, और कुछ नहीं मिला तो यही बता दो कि गर्भगृह में कैमरा लेके चले गए। मैं आपको एक वीडियो क्लिप अभी प्रेषित करूंगी। आदरणीय गणेश गोदियाल जी, जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे उत्तराखंड में, उनकी वीडियो क्लिप जिसमें वो जूते लेकर केदारनाथ जी के गर्भगृह में है, और एबीपी न्यूज की वो क्लिपिंग है। तो वो जब लाइव प्रसारण हो रहा तो मथुरा जोशी जी का ये जो कॉन्शियस है ये कहाँ चला गया था, ये भी सवाल मैं इनसे करना चाहती हूँ। तो जब कुछ मुद्दा ही नहीं मिला, जब इतना अच्छा विकास केदार घाटी में हो रहा है, तो ये मुद्दा लेके आ गई कि वहां से लाइव प्रसारण हो रहा है। अरे आपके अध्यक्ष, आपने भी एक आरोप लगा दिया, एक आरोप मथुरा जी ने दिया, एक ने। ठीक है, आता हूं। हमारे साथ आचार्य पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ है। आ रहा हूं मथुरा जी, आ रहा हूं। मथुरा जी 1 मिनट दीजिएगा। मथुरा जी 1 मिनट, मथुरा जी 1 मिनट दे दिए, सिर्फ 1 मिनट दे दिए। आ रहा हूं राठी जी, मैंने देख लिया, मैं आपके पास भी आऊंगा, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। हमारे साथ पवन सिन्हा सर जुड़ गए। पवन जी, जो क्योंकि फर्स्ट हाफ था, हमने इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं पैनल से कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, पुरानी संस्कृति और परंपरा क्या वापस लौट रही है, क्या बीजेपी ने हिंदुत्व को एक नया रंग, नया रूप, नई परिभाषा दे दिया है, एक नई माला पिरोने की कोशिश हो रही है जिसमें वोटर भी आ जाए, कहीं नाम भी ना आए, एक्सट्रीमिस्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, सीधे सीधे बिल्कुल चल रहे हैं, चाहे वो काशी हो, अयोध्या की दिवाली हो, केदारनाथ हो, और उसके पहले राष्ट्रवाद भी है, जहां सैनिकों के साथ दिवाली भी है। आपका अपना पक्ष पवन सिन्हा जी। जी धन्यवाद श्री टंडन जी कि आपने इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे चुना। ये मेरा प्रिय विषय भी है। देखिए, एक चीज मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बार बार किसी भी संस्कृति में, किसी भी राष्ट्र में उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो कल्चर है,
वो उभरता है, चाहे ये रूस रहा हो, चाहे ये चीन रहा हो, चाहे ये अमेरिका रहा हो, जबकि अमेरिका का तो इतिहास बहुत छोटा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहा हो, श्रीलंका रहा हो, चाहे ये भारत हो, तो वो अपनी संस्कृति को पहचानना और अपनी संस्कृति पर कुठाराघात करने वाली हर शक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने को हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। ये मुंहतोड़ जवाब का मतलब वायलेंस से नहीं है, ये नैरेटिव से है। तो ये लगातार ये नैरेटिव बन रहे हैं और यदि हम रिसेंट पास्ट पर निगाह डालें तो ये नैरेटिव 2009 से बनने शुरू हो गए थे, यानी लोगों ने संभावनाएं 2009 से तलाशनी शुरू कर दी थी और बीजेपी की वजह से ये संभावनाएं नहीं आई हैं, इन संभावनाओं की वजह से लोगों ने बीजेपी को चुना है। तो बीजेपी की ये आवश्यकता भी है, बीजेपी का ये दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि लोगों ने जिस संस्कृति की रक्षा के लिए, जिस संस्कृति के पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी उस पर कार्य करे और बीजेपी के लोग उस पर कार्य अगर करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह दूसरी संस्कृति के विरुद्ध नहीं कार्य कर रहे हैं। जो मेन चीज है वो ये कि मैं हूं और मैं मेरी प्रशंसा करूं, ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबकी प्रशंसा नहीं कर रहा या सबकी भर्त्सना कर रहा हूं। तो हमारा एक रिच पास्ट है और वो इग्नोर्ड था और जो इग्नोर्ड पास्ट था हमने उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और देश की रक्षा के लिए एकत्र होना, खड़े होना और हर विरोधी शक्ति, जो राष्ट्र विरोधी शक्ति है, उसको सही से उत्तर देना। तो ये देश की, किसी भी देश की आवश्यकता है और यहाँ पर कोई भी देश सहनशील नहीं हो सकता, सहिष्णु नहीं हो सकता, नहीं तो राष्ट्र हाथ से निकल जाएगा। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मैं छोटा सा इंटरसेप्शन मेरा, और मैं मानता हूं कि कुछ नेता लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है। ठीक है सर, एक छोटी चीज और संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि बार बार हिंदुत्व का एक एजेंडा चलता था, राम मंदिर का एक एजेंडा चलता था, ये वो चीजें थी जिसको बीजेपी और संघ मुखर रूप से बोलता था और विपक्ष मानता नहीं था इन सब बातों को, विपक्ष सेकुलर की बात करता था। अब जो ये नई चीज आई है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसमें कहीं भी हिंदुत्व नहीं है, कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है, इसमें सब वो जिक्र है जो हिंदुस्तान का कल्चर, परंपराएं, संस्कृति रही है। तो इसके चलते जो एक दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष कोविड का मुद्दा उठाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, किसानों का हो, जब सांस्कृतिक शब्द आता है और राष्ट्रवाद उस पर जुड़ जाता है तो सारे मुद्दे फीके हो जाते हैं। विपक्ष कह रहा है कि साहब वो भक्ति अपनी जगह, आप जाइए दर्शन करके आ जाइए, आप वहां से मंच लगा के बोलते हैं, वो मामला ठीक नहीं है। पवन जी, देखिए, ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उतने ही ज्वलंत मुद्दे हैं जितना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और निश्चित रूप से हमें अपनी वित्तीय नीतियां बनानी पड़ेंगी, हमें बेरोजगारी से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमें अस्पतालों से जूझना पड़ेगा, अस्पताल स्थापित करने पड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों साथ चलेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो एक समय ऐसा आते देर नहीं लगेगी कि लोग, चूंकि विकासोन्मुख होने से लोगों का लाभ है, तो इसलिए लोग पुनः विकास की बात करना शुरू कर देंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भूल जाएंगे और दोनों में से हम किसी भी चीज को भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उससे किसी भी राष्ट्र का बहुत नुकसान होता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जरूर हो। और देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हजारों सालों से जो चीज इग्नोर की जा रही है, यदि कोई आकर उस चीज को पुनर्स्थापित कर रहा है तो इसमें किसी को गुरेज परहेज नहीं होना चाहिए। एक समय था जब मंदिरों की दीवारें टूटी हुई हुआ करती थी। मैं तो उत्तराखंड की भूमि को अपना दूसरा घर कहता हूं, मैंने देखे वहां मंदिरों की स्थिति, मैंने श्रृंगेरी मठ की स्थिति देखी, और अगर चीजें ठीक हो रही हैं तो इसमें मेरे ख्याल से सभी समुदायों को कोई गुरेज परहेज नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। हम विजय राठी जी के पास चलते हैं। राठी साहब, आपने सुना पवन जी को, कहा कि जब संस्कृति, जो चीज थोड़ी सी विलुप्त हो रही थी, उसको वापस लाया जा रहा है। राठी जी, अगर मंदिर की दीवार टूटी थी या वहां पर प्रलय आया था, उसको बनाया गया, काशी में मंदिर के अगल बगल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अयोध्या को फिर से सजारा संवारा गया है, लाइटिंग की गई है, तो ये तो देश की संस्कृति थी, देश के त्योहार थे, इसको मनाया जा रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात की? का ये तो देश की परंपरा थी जो थोड़ी विलुप्त हो रही थी। अगर मंदिर की दीवार जर्जर थी और उसमें ठीक से काम हो गया, खूबसूरत दिख गई, कुछ लाइटिंग लग गई, कुछ फूल माला लग गए, तो दिक्कत क्या है? राकेश जी, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि डिबेट बहुत अच्छा चल रहा है और मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि बस वो बीच में ना बोले, जैसे मैं धैर्य से सुन रहा था। नेहा जी बोली नहीं है राठी जी।
नहीं, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जो बात बोलने वाला हूं वो हो सकता है कि वो बीच में बोलना शुरू कर दे। देखिए, आप मुझे किसी भी, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी विपक्ष के नेता का बताइए जो ये कहता है कि मोदी जी ने केदारनाथ जाकर के गलत किया। एक बयान आप दिखाइए। जब हम लोग शांत रहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि जाकर के गलत किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप केदारनाथ का जिक्र करते हैं तो आप उन्नाव का जिक्र भी तो करिए, अगर आप काशी का जिक्र करते हैं तो आप हाथरस का जिक्र भी तो करिए, अगर आप सांस्कृतिक सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप आर्थिक सर्किट की भी तो बात कीजिए साहब। हमने कब मना किया कि आप सांस्कृतिक जो शहर है उनको उभारिए मत, बनाइए मत। मैं उदाहरण देता हूं आपको। देखिए, हिंदुस्तान हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आस्थाएं और धर्म की जड़ें बहुत गहरी है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जब पहली वेव आई थी कोरोना की, जो इतनी खतरनाक नहीं थी, उस समय पे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन जो सेकंड स्पेल आया था, जो बहुत भयंकर था, खतरनाक था, सब नजदीकियों ने अपने अपने लोगों को खोया है, किसी न किसी ने, आपके भी नजदीकी गए। उस समय योगी जी अड़ गए कि ठीक है राठी साहब, क्योंकि दो मूलभूत सवाल आपने उठाए हैं। राठी साहब, दो मूलभूत सवाल आपने उठाए हैं। नेहा जी देखिए, अपने वादे के मुताबिक बीच में बिल्कुल नहीं बोली है। मुझे लगता है जो आपने आपने दो मूलभूत सवाल राठी साहब उठाए हैं। आपने कहा कि साहब कोविड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सर्किट बनाइए, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो और मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जो मैं समझ पाया राठी साहब आपकी बात को। नेहा जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। मैं कंप्लीट कर दूं सिर्फ 4 सेकंड जी, सिर्फ 4 सेकंड। देखिए, जिस समय सेकंड स्पेल में कांवड़ यात्रा योगी जी अड़ गए उस पर, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये क्या था, उससे पिछले साल आप खुद मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, कि जो मुद्दे विपक्ष के हैं, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं, वो इस सर्किट में गुम हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमिक बैलेंस कैसे होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, बेरोजगारी कैसे जाएगी। ठीक है राठी साहब, मैं सवाल समझ गया, आप आपकी भावना में समझाओ। नेहा जी, आप जवाब दे सकती हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। सर्किट सांस्कृतिक बनाना, परंपराओं को लाना, ये एक चीज है, लेकिन जो ये मुद्दे हैं इसमें बैलेंस कैसे बनेगा? नेहा जी देखिए, अब ये सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और हियरिंग की प्रॉब्लम है। पवन सिन्हा जी ने बहुत अच्छी तरीके से गागर में सागर बहाया। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिकी और विकास की बात भी करनी है और हमें राष्ट्रवाद की बात करनी है, संस्कृति की बात भी करनी है। दोनों इधर और नहीं है, साथ में चलने पड़ेंगे। ठीक है। अब अगर राठी जी को उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट या उत्तराखंड में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट और किस तरीके से उसका प्रमोशन हो रहा है ये नजर नहीं आता, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, या आपके अध्ययन की कमी है, या आपकी जो राजनीतिक चश्मे हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बात आर्थिकी की भी हो रही है, विकास की भी हो रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कौन सी फैक्ट्री लगी उत्तर प्रदेश में, हम राष्ट्रवाद कौन सी फैक्ट्री लगी उत्तर प्रदेश में, तो ये कौन सा बिजली घर लगा उत्तर प्रदेश में, नहीं कौन सी सड़क बनी उत्तर प्रदेश में, विकास की बात मैं करूं, एक यूनिवर्सिटी का नाम आप मुझे बता दीजिए, अखिलेश यादव जी की सरकार, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, सरकार में अगर आप कंपैरिजन करें, पुलिस को आपने गाड़ी कितनी दी ये बता दीजिए मुझे, प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, बेरोजगार हर सवाल का जवाब अयोध्या नहीं हो सकता, सुन लीजिए, हर सवाल का जवाब अयोध्या नहीं हो सकता। युवा नौकरी मांगे तो अयोध्या, अगर गर्भवती महिलाएं पेंशन मांगती है तो अयोध्या, अगर महंगाई हो रही है तो अयोध्या, देश का आज ही कहना है अगर नौकरी लोग मांग रहे हैं तो अयोध्या, अगर बताइए एनसीआर भी का डेटा। मुझे लगता है एक मिनट रोकूंगा, आप लोगों को रोकूंगा। हमारे साथ अरविंद मोहन सर भी हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। एक बार अरविंद जी के पास भी चलेंगे। मुझे लगता है बहस सीधे यूपी चुनाव तक पहुंच गई है और 5 राज्यों में चुनाव है। चुनावों पर इसका इफेक्ट क्या होगा? अरविंद जी थोड़ा संक्षेप में, 1 मिनट का वक्त है। अरविंद सर, जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, गोवा में चुनाव है, पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात हुई, 20 मिनट का वक्त था, 1 घंटे तक मुलाकात हुई, वो भी एक मैसेजिंग है। तो क्या ये लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बीजेपी एक मैसेजिंग भी दे रही है अपने वोटर्स को? निश्चित रूप से इतने दौरे, इतने उद्घाटन, ये सब चुनाव से का हिस्सा हैं और चुनाव उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है और जिसको सिन्हा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि रह के चीजें वापस आती हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण इस मायने में मैं कहूंगा कि जैसे हिंदू इसकी बात है तो दिया जला लेना या किसी मंदिर का मरम्मत करा लेना या नया बनवा लेना एक मसला है, लेकिन जिस तरह से कोरोना में हमारे सिख भाइयों ने काम किया है, मैं मानता हूं कि धर्म का वो रूप हिंदुत्व में गायब है।
और वो लीड करना चाहिए था आरएसएस को, वो लीड करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिखाया। और जनविन अरविंद जी का एक बार पवन आ रहा हूं, नेहा जी आ रहा हूं आपके पास, पवन सर के पास चलते हैं। पवन सर, दो चीजें हैं वो एक साथ, देखिए राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, संस्कार संस्कृति परंपराएं अपनी जगह है, लेकिन परंपरा के साथ साथ एक बैलेंस भी होना चाहिए। जब आप कुर्सी पर रहते हैं, जब आप राजा होते हैं, तो एक बैलेंस भी आप बनाते हैं। ठीक है, मंदिर में पूजा करना हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, हर व्यक्ति जो हिंदू है उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने जीवन में जो कर्म है वो कर्म भी करते हैं और न्याय भी करते हैं। तो वो बैलेंस बनाना कितना जरूरी है, पवन जी? का नारद और युधिष्ठिर संवाद पढ़े, उसमें वही बात कही गई है जो आपने कहा है कि हर राजा को दोनों जगह बैलेंस बना के चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसको इतिहास की रक्षा करनी है, संस्कृति संस्कार की रक्षा करनी है, उसको युद्ध से अपनी प्रजा को भी बचाना है, उसकी रक्षा करनी है और उसके साथ साथ विकास को भी करना है। तो ये हमारी संस्कृति का निहित तत्व है कि हम किसी भी तरीके से चहुमुखी विकास पर ही ध्यान देते हैं, और इसीलिए राजा को धुरी कहा जाता है किसी भी प्रशासन की। यहाँ पर देखिए परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं कि जनता ये चाहती थी, मुझ सहित बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये हम जाने कि हमारी संस्कृति कहाँ है और किधर जा रही है, और इसका लाभ निश्चित रूप से लाभ भी और दायित्व भी बीजेपी पर आया और उन्होंने इसको निभा रहे। अब दूसरी एक समस्या आती है कि दोनों एग्जैक्टली साथ नहीं चल सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजा के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। तो दोनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी साथ है, लेना है, बैलेंस बनाना है। वक्त की थोड़ी कमी है, पवन सर थोड़ी सी वक्त की कमी है, अरविंद सर आप हमारे साथ थे, विजय राठी जी हमारे साथ थे, नेहा जोशी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, देश के सवाल में आप आए और हमने समझने की कोशिश करी कि ये नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, ये नया माला जो पिरोया जा रहा है इसका आगे चल के क्या इफेक्ट होगा और विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है और बीजेपी कैसे दिखती है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।